हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई। तो गाइज हम लोग भूगोल के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 75 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है, जो कि 3 पार्ट में है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। गाइज प्लीज़ जाके देखिए। तो गाइज आज हम लोग का चौथा पार्ट है भूगोल का, जिसमें से आज हम लोग फिर 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और हम लोग 200 प्रश्न की जो है सीरीज चल रही है। तो गाइज जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या तो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। तो गाइज चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है हमारा, मतलब 76 नंबर, 75 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो 76 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोवा में प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात बनाती है? तो गाइज आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा, जो सीन था वहां पे जब ट्रेन क्रॉस करती है तो वहां पे एक दूध सागर जलप्रपात जो दिखाई देता है, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो वो जो दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है गोवा में, वो कौन सी नदी में बना हुआ है? तो कौन सी नदी में बना हुआ है? मांडवी नदी में बना हुआ है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो गाइज आपको पता चल गया, दूध सागर जो गोवा में दूध सागर जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो मांडवी नदी पे बना हुआ है। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है, देखिए, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? तो जो भारत का जो पूर्वी घाट है, मैंने वहां आपको एक बार मतलब कि आपके पार्ट 2 में डिस्कस भी किया था शायद। ये देखिए, ये जो है आपका ये पश्चिमी घाट है और ये जो है आपका पूर्वी घाट। तो इसमें पूछा गया है पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है। तो ये जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे देखिए, ये जो क्या है एकदम सीधी सरल रेखा में, बट यहाँ पे क्या है, ऐसे इस प्रकार से आपको यहाँ पे अगर एकदम माइनर एकदम देखेंगे आप, तो इस प्रकार से आपको जिगजैग संरचना मिलेगी। तो ये जो पूछा गया है कि जो पूर्वी घाट में किस प्रकार का पर्वत है, तो देखिए पूर्वी घाट में अवशिष्ट प्रकार का पर्वत पाया जाता है। जो आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट किस प्रकार के पर्वत से मिलकर बना है? तो पूर्वी घाट जो है वो अवशिष्ट प्रकार के पर्वत से मिलकर बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गारो खासी जयंतिया पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों पर्वत जो है, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पर्वत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछा गया कि गारो खासी जयंतिया पर्वत किस राज्य से है? तो देखिए जो मेघालय है, मेघालय राज्य में पाई जाती है गारो खासी और जयंतिया। आपको ये भी पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मेघालय में। और मेघालय में कहाँ? तो चेरापूंजी में, चेरापूंजी, और चेरापूंजी में होती है। तो चेरापूंजी में एक खासी जो पर्वत है, खासी पर्वत में चेरापूंजी स्थित है और खासी पर्वत के कारण ही चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो गाइज यहाँ से आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। गारो खासी जयंतिया पर्वत किस राज्य में है? तो ये पर्वत मेघालय राज्य में है। और यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करिए आप, जो खासी जो पर्वत है, खासी पर्वत जो है, ये तीनों अलग अलग पर्वत है। तो जो खासी पर्वत है उसी पर्वत पे चेरापूंजी स्थित है, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 79 प्रश्न में। 79 नंबर प्रश्न हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए जो भारत का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यहाँ पे देखिए नारकोंडम द्वीप भी जो क्या है, एक ज्वालामुखी है, बट ये क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ये कैसा ज्वालामुखी है? तो शुष्क ज्वालामुखी है, शुष्क ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो शुष्क, मतलब कि नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो कभी फटने, मतलब कभी नहीं फटेगा। और जो थोड़ा बहुत सक्रिय होता है, मतलब कि उसमें इन फ्यूचर फटने की संभावना होती है, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तो जो बैरन द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालाद्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो नारकोंडम है एक प्रकार का शुष्क ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन समझ में आया। पहला तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, और शुष्क ज्वालामुखी। तो सक्रिय कौन? जो इन फ्यूचर भविष्य में ज्वालामुखी फटने की संभावना हो उसे सक्रिय, और इन फ्यूचर जिसमें ज्वालामुखी फटने की संभावना नहीं है उसे शुष्क। तो भारत में केवल 2 ज्वालामुखी है, एक बैरन द्वीप और दूसरा नारकोंडम। बैरन द्वीप किस प्रकार का? सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम किस प्रकार का? तो शुष्क ज्वालामुखी। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया। हम लोग बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न में। देखिए 84 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत आच्छादित है ना?
तो मतलब इसमें पूछा गया है कि जो पूरे पृथ्वी का कितने परसेंट भाग जो है भारत में, भारत का हिस्सा है। तो 2.5% जो है पूरे पृथ्वी का 2.4% क्षेत्र में भारत स्थित है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और खास करके रेलवे आरआरबी में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। 81 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत में वर्षा किन पवनों से होती है। तो देखिए भारत में जो वर्षा होती है ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका सॉरी ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो देखिए भारत में जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून, यहाँ से देखिए यहाँ से मानसूनी पवनें चलती हैं। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, ये दक्षिण पूर्व, कौन सा है, दक्षिण पूर्व, सॉरी ये डायरेक्शन देखिए ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से ये जा रही है। तो जो भारत में जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून के कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ये देखिए ये आपका ये इसमें ऐसे डिवाइड करिए, ये इधर क्या है, ये वाला दक्षिण हिस्सा है और ये वाला इस कौन सा हिस्सा है, ये पूरा पश्चिम। तो जो भारत में जो किस पवनों के कारण वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न की ओर देखिए। 82 नंबर प्रश्न हमारा कि चेरापूंजी निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए गाइस मैं आपको शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व कराया था कि तो जो चेरापूंजी है वो कौन से पर्वत में स्थित है, तो खासी पर्वत में स्थित है। और ये चेरापूंजी कौन से राज्य में है, तो मेघालय राज्य में। गाइस देखिए आरआरबी रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइज आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो गाइज 83 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो चिल्का झील है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। और गाइज मैंने झीलों के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो गाइज प्लीज जाके देखिए आप। अब 84 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। देखिए लक्षद्वीप पहले आप देखिए है कहाँ, ये आपका भारत का समुद्री तट है। तो जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पे स्थित है। मतलब कि अगर देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें डायरेक्शन पूछा है। तो लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में, तो ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला रीजन आ गया। तो ये सही है, आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो लक्षद्वीप टापू है वो कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में। तो देखिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको भारत का नक्शा बनाना है और उसकी स्थिति को देखना है वो कहाँ पे है। उसके बाद आपको ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है और उसके बाद उसका डायरेक्शन देखना है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में एक थोड़ा सा यहाँ पे सो की जगह सोन है, यहाँ पे आपका एक एन वर्ड थोड़ा मिसिंग है। देखिए सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो देखिए सोन नर्मदा और महानदी तीनों एक ही जगह से निकलती है, थोड़ी थोड़ी दूर से, और वो स्थल कौन सा है, अमरकंटक। तो मतलब ये है बोलने का कि सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों जो है, तीनों ही नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका 85 नंबर क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न में। देखिए 86 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक राज्य जो है भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य है। कौन सा, कर्नाटक। चलिए तो गाइज यहाँ पे आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है तो आप वीडियो को प्लीज एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, चाहे ताकि आपको क्या है पूरी चीजें, पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेटअप हो जाए। तो गाइज देखिए 87 नंबर प्रश्न है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन। चीन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। कौन करता है, चीन। तो गाइज ये सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज अब बढ़िए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 88 नंबर प्रश्न है, भागड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो भागड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी के ऊपर है, सतलज नदी के ऊपर है। तो भागड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर है, तो भागड़ा नागल बांध सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। चलिए 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण की गंगा किससे कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण की गंगा जो है
उसे गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। तो नासिक, और दूसरी एक चीज है, नासिक में गोदावरी के नदी के तट पर ही क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। तो गाइज ये भी आपको एक चीज और याद रखना है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर ही क्या होता है कि कुंभ का मेला लगता है। तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको 4 से 5 फैक्ट आपको पता चलते जा रहे हैं। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। 91 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चात किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? वो है, पहला तो है उत्तर प्रदेश है, और सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। मतलब दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। 92 नंबर प्रश्न है हमारा कि उत्तर भारत के उत्तरी मैदान में शीत में वर्षा होती है। यहाँ पे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पे शीत मतलब होता है ठंड, है ना। भारत के उत्तरी मैदान में शीत में वर्षा होती है। तो किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मतलब पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर के मैदान में वर्षा होती है। और वर्षा किस रूप में होती है? तो हिमपात के रूप में होती है। मतलब जो बर्फबारी होती है वह एक प्रकार की क्या है? वर्षा है। जो बर्फ गिरती है उत्तर में, आप ले ले जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे जो ठंड के दिनों में जब वर्षा होती है तो बर्फबारी के रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। तो किस कारण से होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो गाइस ये हम लोग का हो गया 92 नंबर प्रश्न हो गया है सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं 93 नंबर की ओर। 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? पहला है काराकोरम श्रेणी, शिवालिक, कश्मीर, लद्दाख। देखिए आप ये जो तीनों हिस्से हैं ये भारत में है। ये काराकोरम जो है ये 1962 के पहले भारत का हिस्सा था। अब 1962 में क्या हुआ कि भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो उस समय क्या हुआ, जो काराकोरम श्रेणी थी वो चीन के हिस्से में चली गई। मतलब चीन ने वहां पे अपना कब्जा जमा लिया। तो जो निम्न में से जो ऑप्शन दिया आपका कि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस में पूछा गया था, खैर तो हो सकता है मैं भी पूछ ले। तो देखिए निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग नहीं है? तो काराकोरम श्रेणी। अब बढ़िए 94 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 94 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। डूरंट रेखा, मैकमोहन, मैकनीनाट रेखा, रेड क्लिफ। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे। लेकिन आप 3 और ऑप्शन के बारे में जान रहे हैं। डूरंट रेखा, डूरंट रेखा किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत चीन, भारत चीन। तो डूरंट रेखा पाक अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। तो गाइस ये हम लोग को 94 नंबर प्रश्न। 95 नंबर देखिए, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो देखिए नेपा नगर क्या है? एक मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। मतलब कि मध्य प्रदेश में एक स्थान है खंडवा जिला, खंडवा जिले में नेपा नगर है। और नेपा नगर अखबारी कागज के लिए बहुत प्रख्यात है। यहाँ पे अखबारी कागज की क्या होती है? छपाई होती है। तो गाइज यहाँ पे नेपा नगर किस लिए विख्यात है? तो अखबारी कागज के लिए। तो गाइज 96 नंबर प्रश्न देखिए 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। क्या करता है? अंडमान को निकोबार से। ये देखिए भारत है, यहाँ पे देखिए अंडमान है और नीचे निकोबार है। तो 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे है अंडमान, ये पूरे जो है ये अंडमान है, और ये जो नीचे के 2 द्वीप है वो निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार के द्वीप में जो एक सकरा जगह है, मतलब एक रास्ता है जाने का, उसे ही बोला जाता है चैनल। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार दोनों को पृथक करता है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। 97 नंबर प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
गाइज आप इसको नोट डाउन करते चलिए। और 98 नंबर प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत मतलब इसका पूछने का पहले देखिए समझिए पूछा गया है, भारत में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रहा है? तो कौन से राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। मतलब कि भारत में कुल सोयाबीन उत्पादन का 60% जो उत्पादन होता है, 60% उत्पादन जो होता है वह कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो गाइज यहाँ पे आपका 98 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 99 प्रश्न देखिए, भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? मतलब कि सबसे बड़ा बंदरगाह। तो सबसे बड़ा बंदरगाह यदि बोला जाए तो कहाँ है? पोत प्रांगण, कोच्चि। सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? तो कोच्चि बंदरगाह। गाइस यहाँ पे समझ में आ गया। और ये समझ के चलिए, ये प्रश्न आपके आरआरबी में पूछा गया है, या तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछ सकता है या तो एनटीपीसी में, लेकिन दोनों में से किसी ना एक में से रहेगा ही रहेगा। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? तो कोच्चि। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है, देखिए पहले अक्षांश पूछा है तो पहले अक्षांश की संख्या, उसके बाद देशांतर पूछा तो फिर देशांतर की संख्या। तो देखिए अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह है 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। देखिए 180 और 360, 360 और 180 ये दोनों कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसको लिखने का क्रम देखिए, पहले जो पूछा है पहले उसको अपन लिखेंगे। तो पहले अक्षांश, पहले 180 एंड फिर देशांतर मतलब 360। तो 180 एंड 360 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्या होता है कि इस टाइप के प्रश्न में हमेशा गलती होती है आपके क्रम में। जैसे पहले अक्षांश पूछा है तो पहले आपको अक्षांश ही लिखना है। कई लोग क्या करते हैं कि 180 360 या 360 180 दोनों को एक ही मतलब समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले जो पूछा है पहले उसको लिखिए, फिर जो बाद में पूछा है फिर उसको लिखिए। तो गाइज यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये हम लोगों का आज का 25 प्रश्न। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो एसएससी हो, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न के साथ, 25 प्रश्न के साथ। और गाइज मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पार्ट का जो लिंक, वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। गाइज प्लीज़ आप लोग जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।